हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूपीपी के फॉर्म आ गए हैं और अब अप्लाई होना भी स्टार्ट हो गया है। और यूपीपी में जीएस का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी पोर्शन में साइंस का पोर्शन आता है। और साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बायोलॉजी से रहते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं और कुछ केमिस्ट्री के रहते हैं। लेकिन अगर साइंस के पोर्शन में बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए जीव विज्ञान होगा। तो आज के हमारे इस सीरीज़ में हम जीव विज्ञान के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद हम उसके साथ उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम इसके कुछ टोटल 29-30 क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान अगर हम पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान होता क्या है। बायोलॉजी अगर हम बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है बायो और एक होता है प्लस लॉगस। अगर लॉगस की बात करें और बायो की, तो बायो मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी, मतलब ऐसा विषय जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं या अपने जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और ये जो जीव विज्ञान है वह विज्ञान की एक शाखा है। मतलब अगर बात करें तो जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की जैसे हम लोग जानते हैं कि उसकी 3 शाखाएं होती हैं विज्ञान की। सिर्फ विज्ञान की बात करें, एक तो केमिस्ट्री होती है, एक फिजिक्स होती है और एक क्या होती है, बायोलॉजी होती है। तो बायोलॉजी में जो जीव विज्ञान है वह विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें हम जीवधारियों का, अब वे जीवधारी पेड़ पौधे भी हों, मनुष्य भी हों, जीव जंतु भी हों, जब उनका अध्ययन किया जाता है तो वह बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बायोलॉजी का अगर हम इसको हम 2 भागों में बांटें तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी, मतलब जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। आगे भी हम देखेंगे जैसे साइंस से एक पार्ट बायोलॉजी है, उसी तरीके से बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होते हैं। एक बॉटनी होता है और एक होता है जूलॉजी। बॉटनी और एक जूलॉजी। बायोलॉजी के भी 2 पार्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी इसमें हम प्लांट का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो वो तो बॉटनी के अंतर्गत आता है। और जू मतलब होता है एनिमल। जैसे आप लोग जानते हैं चिड़ियाघर जाते हैं उसका नाम क्या है, जू है, क्योंकि वहाँ एनिमल रहते हैं। तो उसी से मिला के बना है, तो उसी से आप लोग याद कर लीजिएगा कि जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का, मनुष्यों का अध्ययन करते हैं जूलॉजी के अंतर्गत, और पेड़ पौधों का अध्ययन हम करते हैं बॉटनी के अंतर्गत। तो ये तो हो गई बायोलॉजी की बात कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी के और कौन से 2 पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी आई उसके फादर कौन है, या सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था। तो और लैमार्क और इसके साथ किसने किया था, ट्रेविरेनस ने किया था, जो कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। लैमार्क ने शब्द का नाम दिया था, लेकिन अगर कभी फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में अरस्तू कहते हैं। क्या कहते हैं, अरस्तू। ये इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को कहते हैं। अगर हम पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में आप इन्हें अरस्तू कह देते हैं, एरिस्टोटल इनको कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कहीं लिख लीजिए कि फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। लेकिन अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो जीव विज्ञान शब्द दिया था लैमार्क ने, और ट्रेविरेनस ने 1801 में। दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान की और कौन सी शाखाएं होती हैं। तो जो भी मैंने 2 पार्ट अभी बताया था आपको कि जूलॉजी और बॉटनी, ये इसके ब्रांचेज ही कह सकते हैं, लेकिन ये इसकी मेन ब्रांचेज हैं। उन्हीं मेन ब्रांचेस के अंतर्गत जीव विज्ञान की कुछ और भी शाखाएं होती हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें तो पहला है एपीकल्चर। एपी मतलब क्या हो गया, हनी बी। एपी कहीं भी लिखा हो तो समझ लीजिए उसका मतलब क्या होता है, हनी बी। तो जहाँ हम मधुमक्खी के पालन का अध्ययन करते हैं उस शाखा को क्या बोला जाता है, एपीकल्चर बोला जाता है। तो याद रखिएगा, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालनों का अध्ययन।
सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब जहाँ रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, मतलब कैसे रेशम कीट को कैसे ग्रो कराया जा रहा है, फिर कैसे प्यूपा आ रहे हैं, कोकून आ रहे हैं, फिर उससे कैसे हम रेशम प्राप्त कर रहे हैं, उसका अध्ययन बायोलॉजी की जिस शाखा में किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो अति महत्वपूर्ण है कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। फिर आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर, पिसी मतलब होता है मछली, पिसी कहीं भी लिखा हो तो उसका अर्थ क्या होता है, मछली। तो पिसीकल्चर में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, मत्स्य पालन की मछलियाँ कैसे पाली जा रही हैं, इसका अध्ययन पिसीकल्चर में किया जाता है। फिर माइकोलॉजी, माइको मतलब कवक, कवक का अगर अध्ययन कर रहे हैं, ये कवक इसको हम इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने मशरूम सुना होगा, एक बहुत कॉमन नेम। तो मशरूम क्या है, जैसे जो इस तरीके से दिखता है, हम घर पे भी बनाते हैं इसको ना सब्जी, तो ये अगर ये देखा जाए तो एक तरीके का फंजाई ही है। तो माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फिर एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में हम पुष्प का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी, पोमो मतलब फल, फलों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। फिर अर्निथोलॉजी, अर्निथोलॉजी मतलब इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाए। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाए। एंटोमोलॉजी, एंट मतलब होता है, एंट मतलब चींटी होती है, एंट ऐसे समझ लीजिए आप लोग। इसको याद करने का तरीका कि एंट अगर आए मतलब एंट से समझिए, एंट मतलब चींटी होती है, हाँ वो कीट है, तो एंटोमोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, कीटों का अध्ययन। फिर उसके बाद डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो मतलब होता है झाड़ी, जहाँ मतलब झाड़ियों का अध्ययन हो, वृक्षों का अध्ययन हो, उसे हम बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। और जहाँ देखिए अगर कहीं कहीं लॉजी लगा है, लॉजी लॉजी लॉजी, लॉजी का अर्थ ही होता है अध्ययन करना। और कल्चर मतलब होता है किसी चीज़ को पालन करना, पालना किसी चीज़ को। तो कल्चर मतलब हो गया पालना, जैसे मधुमक्खियों के पालने का अध्ययन। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट के पालने का अध्ययन। पिसीकल्चर मतलब मछलियों के पालन का अध्ययन। और जहाँ लॉजी लग गया मतलब उसका हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। इसके बाद आता है एंटोमोलॉजी के बाद डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। फिर ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी मतलब होता है सर्पों का अध्ययन, सांप का अध्ययन हम जिस बायोलॉजी के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम ऑफियोलॉजी कहते हैं। सौरोलॉजी, सौरो मतलब होता है छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर मतलब काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन, काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। हार्टिकल्चर मतलब होता है उद्यान। ये क्वेश्चन इस बार पेट के एग्जाम में पूछा गया था, किसी शिफ्ट में था कि हॉर्टिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर में हम उद्यान विज्ञान का अध्ययन करते हैं या बगीचे का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब, फ्लोरी का ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए आप याद कर लीजिए कि फ्लोरी मतलब फूल, तो फूलों की खेती का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। तो ये थी बात कि अभी तक बायोलॉजी की शाखाएं क्या थी। ये कुछ और भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं ये हैं कि इसको याद करना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे एपीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया और पिसीकल्चर हो गया इधर। उसके बाद फिर अगर हम बात करें पोमोलॉजी हो गया, एंथोलॉजी हो गया, फाइकोलॉजी हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर बात करें ऑफियोलॉजी, ये पूछा जाता है कि सर्प का अध्ययन। देखिए जो चीज़ एकदम से अलग लग रही है वही चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्प का अध्ययन, ये पूछा जाता है। इसके बाद फ्लोरिकल्चर पूछा जाता है और हॉर्टिकल्चर ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन कुछ ये सारी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। एंटोमोलॉजी तो आसान ही है, कीटों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी हो गया, सौरोलॉजी भी छिपकलियों का अध्ययन। ये तो शाखाएं थी, इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, क्योंकि अभी अगर क्वेश्चन कराया जाएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में। फिर हम बात करते हैं जीव विज्ञान का, कैसे इसका इतिहास क्या होता है, क्योंकि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हम उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि वह कैसे शुरू हुआ था। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन की विभिन्न पक्षों के विषय में विचार प्रकट किए। देखिए ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अरिस्टोटल हैं उन्हें हम फादर ऑफ, इसमें दो चीज़ें बस महत्वपूर्ण हैं, पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, और अरस्तु को ही या अरिस्टोटल को ही हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। अब हम आगे बात करते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। जीवधारियों का वर्गीकरण, देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए कि जीवधारियों को किसने बांटा, तो सबसे पहले नाम तो आता है अरिस्टोटल का या अरस्तु का। इन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा, एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह। नाम से ही समझ आ रहा होगा, जंतु मतलब जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जीवधारियों का अध्ययन करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जीवधारी हम इसलिए यह शब्द यहाँ नहीं प्रयोग करेंगे कि वनस्पति भी जीवधारी होते हैं। तो जंतुओं का अध्ययन अगर हम करेंगे तो जंतु समूह हो गया, और वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे तो वनस्पति समूह हो गया। अब इसके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। इस पुस्तक में इन्होंने जीवधारियों के दो जगत के बारे में बताया। सिस्टमा नेचुरी इनकी पुस्तक का नाम, ये भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सिस्टमा नेचुरी इनकी पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने जीवधारियों को दो जगत में बांटा, एक पादप जगत और जंतु जगत, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली की नींव पड़ी। मतलब सबसे पहले अगर पूछा जाए, भले अरस्तु ने दो भाग में बांटा हो, जंतु समूह या वनस्पति समूह, लेकिन अगर देखा जाए तो सही तरीके से डिवाइड अगर किया किसी ने तो कैरोलस लिनियस थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक में सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन को बताया, कहीं भी लिखित रूप में दिया। इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी की इंग्लिश हिंदी क्या होती है, वर्गीकरण। किसी चीज़ को हम बांट दें या उसको विभाजित कर दें अलग अलग शाखाओं में, तो वो क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। तो सिस्टमा नेचुरी में इन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में बताया, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। अभी तक आपने तीन फादर पढ़े, एक फादर ऑफ बायोलॉजी क्या था, अरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, फिर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी आधुनिक वर्गीकरण का पिता। मतलब अब जो वर्गीकरण हो रहा है उसके फादर मतलब जन्मदाता, जिन्होंने इसको जन्म दिया वो कौन है, कैरोलस लिनियस। अब जीवधारियों को कैरोलस लिनियस के बाद वाइटेकर आए, और वाइटेकर ने इसे 5 जगत वर्गीकरण में विभाजित किया। मतलब पहले कैरोलस लिनियस आए, उन्होंने इसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में बताया। लेकिन इसके बाद 1969 में वेटिकर आए, और इन्होंने इसे एनिमल किंगडम के अलावा 5 जगत प्रणाली में बांट दिया। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 जगत प्रणाली में किस वैज्ञानिक ने जीवधारियों को वर्गीकृत किया, तो वेटिकर ने 1869 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो 5 जगत प्रणाली क्या थी ये देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि एक तो मोनेरा होगा, दूसरा प्रोटिस्टा होगा, तीसरा पादप, फिर उसके बाद कवक आएगा, फिर जंतु आएगा। मतलब कैरोलस लिनियस ने बांटा था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। लेकिन वाइटेकर जब आए तो वाइटेकर ने इसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में डिवाइड कर दिया, जिसे हम एनिमल भी कहते हैं। उनके हिसाब से जब वाइटेकर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ इस धरती पर केवल प्लांट और एनिमल ही नहीं पाए जाते हैं, इस धरती पर बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं, शैवाल भी हैं, पेड़ पौधे तो हैं ही, तो कुछ जल में रहने वाले हैं माइक्रोब्स। तो इसके आधार पर इन्होंने इसे 5 जगत प्रणाली में बांटा, और हर एक जगत में कुछ जंतुओं को रखा। अब हम आगे देखते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या होता है, मोनेरा। मोनेरा क्या है, देखिए मोनेरा अगर कहा जाए तो यह एक प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव,
प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बहुत ही पुराना या जो ना विकसित हो, अनडेवलप्ड हो। अगर हम प्रिमिटिव को और अच्छे शब्दों में समझें तो हम इसे कह सकते हैं अनडेवलप्ड, मतलब जो डेवलप्ड हो ना, अविकसित हो, बहुत पुरानी चीज़ें। तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है। तो ऐसे जीव जिसमें जो उसके अंदर के अंग होंगे, अगर आप साधारण भाषा में समझें, अंग होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे, वो बहुत पुराने या प्रिमिटिव हों या अविकसित हों, उसे हम मोनेरा के अंतर्गत रखते हैं और इसे हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे यूकैरियोटिक क्या होता है। तो यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू। अगर यूकैरियोटिक में यू के बारे में पढ़ें तो यू का ही मतलब होता है ट्रू। और कैरियोटिक जो लिखा है उसका मतलब होता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। आगे आप जब आपको हम सेल के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो कैरियोटिक मतलब कैरियन, यही कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस अविकसित है, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहा गया। और यूकैरियोटिक मतलब यू में होता है ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, विकसित पूरी तरीके से। और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से विकसित हो उसी को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव है, अर्थात जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यह मोनेरा के अंतर्गत रखे गए। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया किस जगत का भाग है? तो बैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत आता है, मोनेरा का भाग है। फिर हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा एक कोशिकी है, मतलब इसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। जैसे अगर हम ये बना दें, ये स्ट्रक्चर किसका है पता है किसी को? अमीबा का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर ऐसे बना दें तो इसके पास केवल एक ही सेल है और इसी सेल से वह खाना भी खाएगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, चलेगा भी, मतलब लोकोमोशन भी इसका इसी से होगा। तो एक ही सेल से जब इसके सारे काम हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक कोशिकी। लेकिन जो मनुष्य होता है वह एक कोशिकी नहीं होता है, वह बहुकोषीय होता है, क्योंकि उसके खाने के लिए माउथ है, चलने के लिए क्या है उसके पास? चलने के लिए उसके पास पैर है, तो उसके पास अलग अलग अंग है, तो वह बहुकोशिकीय हो गया। तो प्रोटिस्टा क्या है? एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होता है, मतलब प्रोटिस्टा में ट्रू सेल कैरियन या ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो युग्लिना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रोटिस्टा में क्या आता है? एक युग्लिना आता है और एक दूसरा उदाहरण होता है अमीबा। अमीबा जो कि एक माइक्रोब्स है, मतलब सूक्ष्मजीवी है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो अमीबा हो गया, और एक होता है युग्लिना, युग्लिना ये भी प्रोटिस्टा है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो पैरामीशियम भी होता है इसी के अंतर्गत। ये सारे उदाहरण पूछे जाते हैं, आप लिख लीजिएगा कहीं कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया, ये सारे प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए नीचे लिखा भी है कि पादप एवं जंतु के बीच स्थित युग्लिना इसी जगत में है। ये पादप और जंतु के बीच, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो हम युग्लिना को कहते हैं। किसे कहते हैं? युग्लिना को कहते हैं। युग्लिना है ये। क्यों? क्योंकि ये दो प्रकार के जीवन पद्धति को प्रदर्शित करता है। यह सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित, स्वपोषित मतलब होता है, इसका अर्थ भी समझ लीजिए। स्वपोषित, स्व मतलब होता है खुद से, पोषित मतलब पोषण दे लेना, मतलब वे जंतु या वे चीज़ें जो खुद से ही अपने आप को पोषण या खाना दे लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषित। जैसे अगर एक उदाहरण पूछें तो हमारे जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, वे क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे प्रकाश संश्लेषण करती हैं और वहाँ से अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? वह पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए या अन्य जंतुओं पर डिपेंड है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे? स्वपोषित, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बना रही हैं, खुद ही अपने आप को खाना दे रही हैं। लेकिन प्रकाश के अभाव में इतर पोषित इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। तो प्रोटिस्टा में क्या था? युग्लिना मतलब जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी है।
यह जब सूर्य रहता है तो यह खुद से खाना बना लेता है, इसलिए इसे स्वपोषित कहा गया। लेकिन जब प्रकाश नहीं रहता है तो यह दूसरे जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर हो जाता है, इसीलिए इसे हम परपोषी भी कहते हैं। तो मतलब यह पौधों की तरह भी व्यवहार कर रहा है और जंतुओं की तरह भी व्यवहार कर रहा है, इसीलिए युगलीना को हम पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं। अब बात करते हैं प्लांटी पादप। इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि पादप जो होते हैं रंगीन होते हैं, मतलब कई कलर के दिखते हैं, हरे भी होते हैं, उनके फूल अलग अलग कलर के होते हैं और ये बहुकोषीय होते हैं। मनुष्यों की तरह पादप भी बहुकोषीय होते हैं। प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी मतलब ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत शैवाल आता है। शैवाल अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो जो हमारे घरों में बरसात के समय काई लग जाती है वही क्या है, शैवाल है। तो शैवाल हो गया, मॉस हो गया। पुष्पी तथा अपुष्पी बीजीय पौधे भी इसी जगत के अंग होते हैं। तो यह उदाहरण तो आप जरूर याद कर लीजिएगा कि किसे हम किस जगत के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं फंजाई की। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। मतलब जो अपने भोजन के लिए परजीवी की तरह दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। परपोषी मतलब दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये इतर मतलब होता है परपोषी, जो दूसरों पर निर्भर हो। परजीवी होते हैं ये, मृतोपजीवी होते हैं और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जटिल शर्करा की, मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं एनिमल पे। एनिमल इस जगत, यह एनिमल मतलब जैसे कि मनुष्य हो गए, जंतु हो गए, तो ये बहुकोषीय होते हैं। और ये होलोजोई मतलब होता है जंतु संभोजी, मतलब इनका जो पोषण का व्यवहार है वो जंतुओं की तरह होता है। और ये यूकैरियोटिक होते हैं, उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो मेटाजोआ में आते हैं। एक प्रोटोजोआ होता है और एक मेटाजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं और मेटाजोआ में यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो एनिमल क्या है, मेटाजोआ है। इसके अंतर्गत जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, मछली, सरीसृप, स्तनधारी, मतलब जैसे स्तनधारी जंतु हो गए और हम लोग हो गए, तो ये सारे एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे